Thank you Thank so you. much, Pankaj. Uh, very happy to be with all of you again this morning. We had a wonderful session before us, and from that, we are going to move on to Nalanda. और हम जिस फेस्टिवल में आज है यहाँ पे नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल्स के बारे में और बात करेंगे. आई हैव टू वेरी एमिनेंट राइटर्स, Shashank and Abhay, who will, through their books, through their research and findings about Nalanda, will throw more light on the subject for all of you. I can see बहुत यहाँ पे काफ़ी यंग लोग भी हैं, तो आपके लिए भी we will try to give you a bit of the history, the context of the place, and the importance of Nalanda in world history through this session. Um, Abhay, I'd like to begin with you. You know, you have written a book on Nalanda and you are a local boy. अभय जो है वो यहीं से हैं. तो ये एक बहुत स्पेशल बात है. उन्होंने एक किताब लिखी है नालंदा पे और वो नालंदा से है. और मैं उन्हीं से शुरुआत करना चाहूँगी. मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब वो नालंदा में बड़े हो रहे थे, जब वो आपकी उम्र के थे शायद, तो वो कितना जानते थे नालंदा के बारे में थ्रू द बुक्स दैट ही रेड, द स्टोरीज दैट ही हर्ड? What was the Nalanda that he grew up knowing, and what was the Nalanda that he probably rediscovered while writing and researching for the book? थैंक यू मिली। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जो एंकर ने बोला डॉक्टर है मैं, तो आई एम जस्ट ए, अब ये नालंदा यूनिवर्सिटी के लोग भी हैं यहाँ पे। आई वांट माइंड इफ दे गिव एन ऑनररी डॉक्टर। लेकिन मैं यहीं से हूँ, मैं राजगीर से हूँ एक्चुअली, और इसलिए मेरे लिए जो है बहुत ही गर्व की बात है कि ये जो नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल है वो यहाँ हो रहा है और उसका इनागुरल एडिशन है। एंड आई एम सो डिलाइटेड एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। मैं गंगा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ही हैज़ पुल्ड ऑफ दिस फेस्टिवल विद ग्रेट एलान एंड such a heartening experience to see राजगीर होस्टिंग दिस फेस्टिवल। अब जब मैं यहाँ पे, मैं यहीं राजगीर में ही जो है स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में मैं रहता था, और जो है सवेरे-सवेरे इसी रास्ते से जो है ना कुंड जो है ब्रह्म कुंड, वहाँ नहाने जाता था। क्योंकि पूरा स्कूल जो है वो वहाँ ब्रह्म कुंड जाता था। और राजगीर जो है वो हमारे समय में भी ये जाना जाता था कि यहाँ पे बहुत सारे महान जो है लोगों की भूमि रही है। उसमें सर्वप्रथम जो है मैं नाम लेना चाहूँगा बिम्बिसार का, क्योंकि बिम्बिसार से ही जो है आप लोग जो राजगीर से हैं उनको पता होगा बिम्बिसार के बारे में। बिम्बिसार का जेल भी यहाँ पे है, जो अ, ये एक प्रोमिनेंट लोकेशन है। और बिम्बिसार का जेल से ये पता चलता था कि किसी ने उनको जेल में डाला था, तो उनके बेटे ने ही उनको जेल में डाला था। अजातशत्रु उनका नाम। तो इतना ही जानकारी थी, और उसके अलावा कि बुद्ध यहाँ वेनुवन में बुद्ध रहते थे, जहाँ एक तालाब अभी भी है। अगर आप लोग इफ यू गो टू वेनुवन वंस अगेन, ये यहाँ से बिल्कुल पास में है। तो यू कैन स्टिल सी द पॉन्ड, यू नो, द पॉन्ड इज नोन एज करण डक पॉन्ड। तो वहाँ पे उसमें वो नहाते थे और वो उसके बाद गृद्धकुट पर्वत जाते थे। तो दीज वर द बेसिक यू नो फैक्चुअल डिटेल्स वी हैड। इसके अलावा हमें और कोई जानकारी नहीं। और नालंदा के बारे में तो सिर्फ यही जानकारी थी कि जब हम वहाँ जाते थे, शायद आप भी गए होंगे रूइंस देखने, नालंदा के खंडहर देखने, तो वो गाइड बताते थे कि ये बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ी विश्वविद्यालय थी और यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। 1,000 टीचर्स होते थे, उनको पढ़ाते थे, और उसको आग लगा दिया गया था और 6 महीने तक इसकी लाइब्रेरी चलती रही थी। इसके अलावा वो नालंदा के बारे में कुछ भी नहीं बताते थे। और जो आप अभी वहाँ नालंदा में जो सबसे ऊँचा स्ट्रक्चर है, तो हमें देखकर वही लगता था कि शायद यही जली हुई लाइब्रेरी है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आई वांट टू आस्क मतलब यू, जितने लोग यहाँ पे हैं, कि हैव यू हर्ड द नेम ऑफ शारिपुत्रा? एनी वन ऑफ यू? तो कौन थे? हु वाज़ शारिपुत्रा?
और कहाँ से थे? और उनका अभी नालंदा से क्या संबंध है? You'll have to read the book. I think राइट। कि सो नालंदा की किताब। just to मतलब give you little little hint, the largest structure which you see, मतलब जो सबसे बड़ा ऊंचा जो नालंदा में अभी जिसको जली हुई लाइब्रेरी सब समझते हैं, वो एक्चुअली शारिपुत्रा का स्तूप है। मतलब जो कि जो बाद में जाकर के मंदिर बन गया, चैत्य बन गया। तो तो ये जो सारिपुत्रा का जो मेजर रोल है, और सारिपुत्रा की कहानी राजगृह मतलब इसी यहीं से शुरू होती है। क्योंकि शारिपुत्र जो थे वो नालंदा में उनका जन्म हुआ था। लेकिन अपने जो बचपन के दोस्त थे मोगलायन, उनके साथ वो राजगीर आए दोनों, और उन्होंने प्रॉमिस किया था एक-दूसरे के साथ कि दे विल गेन एनलाइटनमेंट टुगेदर। आप लोगों के बीच में कुछ और पैक्ट होता होगा, लेकिन उस समय लोगों का ध्यान जो है वो एनलाइटनमेंट की तरफ होता था। तो एंड जब वो लोग पहली बार बुद्ध से मिले वेनुवन में, यहीं पे पास में, तो वो बहुत ही प्रभावित हुए बुद्ध के वचनों से। और शारिपुत्र जो थे, उनके गुरु जो थे वो कोई और थे, उनका नाम था संजय बिलाठीपुत्र। और शारिपुत्र ने खुद ही अपने दोस्त मोगलायन, और खुद ही नहीं बल्कि अपने जो 500 उनके जो संजय बिलाठीपुत्र के अन्य शिष्य थे, उन सभी को तोड़ कर के वो बुद्ध के पास आ गए और बुद्ध के शिष्य बन गए। तो बुद्ध के सारनाथ के उपदेश के बाद बुद्ध के केवल 5 शिष्य थे। लेकिन जब शारिपुत्र वेनुवन में बुद्ध से मिले तो उनके जो शिष्यों की संख्या थी वो 505 हो गई। तो ये जो बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शारिपुत्र को जो है अपना चीफ मेल डिसाइपल बना दिया। We'll come on that a bit more and also on some other not so well read in book characters, not well known so far in the current texts that are available to us. But I'll move on to you, Shashank, because you've written an amazing book, Casting the Buddha. And I just wanted for all of us here, audience here, to get understanding उनको उनकी समझ में ये बैकग्राउंड आए कि नालंदा जो इतनी बड़ी सीट ऑफ लर्निंग बनी है centuries ago, how did that happen and what attracted so many scholars, intellectuals from India, from outside India, to come to Nalanda? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं राजगीर से तो नहीं लेकिन हजारीबाग से हूँ, पास में से हूँ, और यहाँ आना जाना होता था काफ़ी। तो मिली आपकी अनुमति से मैं जो अभय जहाँ की बात कर रहे थे उसको बढ़ाते हुए फिर मैं इस पे आता हूँ करने। तो आप लोगों ने जो नालंदा के बारे में अभी देखा है, तो आप जब जाते हैं यहाँ नालंदा के पास में, तो आप जो जाते हैं वो एक टिकटेड एरिया में जाते हैं, है ना। एक इनक्लोज्ड एरिया है जिसमें बाउंड्री वॉल है, उसमें आप टिकट खरीद के जाते हो जाते हैं। और इसी तरीके से मैं दूसरी बात करूंगा कि हम नॉर्मली कभी कभी इतिहास को और इतिहास लेखन को बहुत फ्रोजन मानते हैं कि भाई ये तो जो बात हो गई फिक्स है। लेकिन कैसे आधुनिक तकनीक जो है हमारे ऐतिहासिक समझ को बदल रही है, वो भी हमें जानने की जरूरत है। और आपको जान के मतलब कुछ लोग आप में से शायद जानते होंगे कि ये जो महाविहार जिसको नालंदा, जिसको रूइंस ऑफ नालंदा भी बोलते हैं, उसका साइज दुगने से भी ज्यादा था। और ये कैसे संभव हो पाया कि आसपास में उन्होंने रिमोट सेंसिंग के जरिए में उन्होंने उसके फोटोज लेने शुरू किए। और जब आप देखेंगे कि जब फोटोज आसपास लेने शुरू किए, तब आप देखेंगे कि उसके चारों ओर तालाब थे, और उन तालाब का आकार जो है वो एक चाहे तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल, मतलब कि एक ज्योमेट्रिक पैटर्न उसके साथ, और वो उसके बाउंड्री जो है वॉल्स के साथ में वो समानांतर चलते हैं। तो जब वो वापस करके उस पर जाके देखा जाने लगा, तब ये समझ में आया। और अगर आप इसको जोड़ते हैं उस बात के साथ में, जब हुएनसांग बोलते हैं कि यहाँ पर 10,000 लोग रहते हैं, वाइजिंग बोलते हैं कि 3,000 लोग रहते हैं, कैसे रह सकते थे उतने छोटे जगह पर। तो जो नालंदा की जो परिधि जो थी वो कहीं बड़ी थी, एक बृहद परिधि है, मतलब दुगने से ज्यादा है। जो पहली एक बात नालंदा के जानने के बारे में है। दूसरी बात, अगर वही आसपास के बारे में बात करूं, अभय बात कर रहे थे वेनुवन के बीच में। वेनुवन एक मॉडर्न थीम पार्क के रूप में डेवलप कर रहा है। और इस तरह से जितने पार्क थे, पार्क जो कंसेप्ट होता था कि जब पहले जब
बौद्ध भिक्षु जो चलते थे तो उनको ये कहा गया था कि आप निरंतर घूमते रहें और धर्म का प्रचार करें। और सिर्फ रेनी सीजन वर्षा ऋतु में वो बसावास करते थे, मतलब रुकते थे कहीं पे। तो उनको शुरू-शुरू में पार्क दिए जाते थे। तो ऐसे पार्क जहाँ पर वर्षा ऋतु में रुकते थे और फिर वो वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद ही वो चले जाते थे। तो चाहे पहाड़ों पर या उसके पर में, तो वेणुवन या जीवकाराम, ये जितने सब उसी के पार्ट है। आज जो मॉडर्न थीम पार्क के रूप में डेवलप कर रहा है, वो एक पूरा बुद्धिस्ट लैंडस्केप के लिए इंडिया में है। जितने ऐसे-ऐसे पार्क थे या श्रावस्ती के पास में जितने करके। बट 2 बातें और मैं आपको नालंदा के बारे में बताऊँगा, वो कि आप ये फिर से वो अगल-बगल की चीज़ों को लेके, यहाँ के दूसरे मोनास्ट्रीज़ थे, जैसे उदांतपुरा, जिसका अभी हमें ऐतिहासिक तौर पर पूर्ण रूप से हम स्थापित नहीं कर पाए, बट हमारा मानना है कि बिहार शरीफ में कहीं पे था। घोसरावन के पास में, तिल्हारा के पास में, ये जितने मोनास्ट्रीज़ थे उसके साथ में नालंदा का एक संबंध हुआ करता था। उसी तरीके से आस-पास के गाँव में जितनी मूर्तियाँ मिली हैं टेम्पल्स में, उसके साथ भी ये नालंदा का संबंध हुआ करता था। जैसे जगदीशपुर के बुद्ध जो अभी वो रुक्मिणी हरण स्थान में है। जैसे तेल्हारा में जो बुद्ध हैं जो कि अभी तेलीय बुद्ध मंदिर जो है यहाँ पे उसके पास में है करने के। तो ऐसे कई मंदिरें जो थे, सूरजपुर में जो सूरज के साथ में क्राउन बुद्धा का मिला है, ये सब इसके सबके साथ एक रिलेशनशिप। अब वो सवाल आता है कि कैसे बना करके। तो पहले जो मैंने बिहार के बारे में बात की कि पहले लोग क्या करते थे कि बिहार में पहला पूरा काम जो था उनका धर्म प्रचार का था। तो बिहार बनाए जाते थे पहले पार्क्स में, जो बैम्बू हट्स या आम के या फिर बाँस के जो वन होते थे उनको दे दिए जाते थे। धीरे-धीरे करके जब पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में या अर्ली सेंचुरीज़ की जब हम बात करते हैं, तो उस समय चाहे नालंदा के अंदर में केव्स में आने लगे या परमानेंट स्ट्रक्चर्स आने लगे। और फिर उसके बाद एक महाविहार का कंसेप्ट आया गुप्त काल में, जो नालंदा महाविहार के बारे में बात करते हैं। तो ये एक कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ मोनास्ट्रीज हुआ करता था या एग्रीगेशन ऑफ मोनास्ट्रीज करता था। और जो संघ का या फिर जो बिहार का जो फंक्शन था वो भी बदल गया। पहले क्या करते थे, वो धर्म के बारे में बात करते थे। नालंदा की एक बहुत बड़ी चीज जो थी, 2 चीज, कि इन्होंने सिर्फ धर्म के प्रचार को छोड़ के बौद्ध भिक्षुओं के अलावा भी कई लोगों को दरवाजे खोले। और सिर्फ बुद्धिस्ट फिलॉसफी नहीं बल्कि और कई सब्जेक्ट्स वहाँ पे खोले, जैसे कि मेटलर्जी है, मेडिसिन है, फिलॉलॉजी है, ग्रामर है, कई सी चीज़ ऐसे खोली जिससे गैर बौद्धिक काम कराते थे। और जिसकी वजह से, और थर्ड पार्ट इसमें करके मैं खत्म कर दूं, कि वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक चेंज होता है पूरा बुद्धिज्म के सीन में। वो ये होता है कि पहली बार जो बौद्ध भिक्षु है वो सेटल्ड लाइफ में आ गए। तो और कई ऐसे जो थे राजा थे, जैसे हर्षवर्धन हो गए, जैसे ऐके रक्षा, उनको अनुदान दे रहे थे, जिसके जरिए उनको ये था कि आप अब पढ़िए, आप घूम घूम के आपको रोज उसकी चिंता करनी। नालंदा एक ऐसे समय में क्या आके समय लोकेट करते हैं जहाँ पर एक सेटल्ड लाइफ और एक जिसमें मेटाफिजिक्स और फिलोसफी और स्कॉलरशिप के बारे में ही बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। मैं इसी बात को आगे ले जाऊँगी और जो अभी भी बोल रहे थे, जैसे सारिपुत्र है, मोगलाना है, देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम नालंदा इन हिस्ट्री नॉट वाइडली टॉक्ड अबाउट इन आवर टेक्स्ट बुक्स। उनका शायद ही नाम, जैसे हमने यहाँ पूछा तो सिर्फ 3 लोगों ने हाथ उठाया। तो ऐसे और भी लोग हैं जो नालंदा से हैं, जो जिन्होंने काफ़ी काम किया, जिनका कंट्रीब्यूशन इज़ इमेंस, बट पीपल डोंट नो मच अबाउट देम। And of course, there are a lot of foreign scholars also who came here. So, हमें आप अभय बताइए कुछ ऐसे ही दिलचस्प कैरेक्टर्स के बारे में जो उस पीरियड में यहाँ आए, जिन्होंने ना ही यहाँ पे they learned but they also taught in Nalanda and spread the ideas across the world. वेल सो आप लोगों में से जो देखिए, नालंदा जो है बहुत बड़ा मतलब विश्वविद्यालय बन गया, महाविहार बन गया। वो जैसा शशांक जी कह रहे थे, वो इसलिए बन गया क्योंकि इट अडॉप्टेड ए यूनिवर्सल अप्रोच टू एवरीथिंग। तो वहाँ पे सब्जेक्ट, जैसे इन्होंने बताया, सब्जेक्ट को ऑल्सो यूनिवर्सल एंड सो वर द टीचर्स। तो जो टीचर्स थे, दे केम नॉट ओनली फ्रॉम मगध बट फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। जो नालंदा का, जिसको फिलोसॉफिकल फाउंडर आप कह सकते हैं, इज नागार्जुन। तो नागार्जुन साउथ इंडिया से थे, और जब नागार्जुन आए तो उन्होंने एक नई
फिलॉसफी लाई नालंदा में, उसका नाम है शून्यता या माध्यमिका। और शून्यता फिलॉसफी जो है, उसका ओरिजिन आप लोगों को पता है, कई कितने लोगों को पता है गृध्यकुट पर्वत के बारे में? गृध्यकुट पर्वत कभी आप लोग गए हैं? वल्चर्स पीक, कितने लोग गए हैं? तो गृध्यकुट पर्वत जो है, राजगीर में जो जो विश्व शांति स्तूप के नीचे है, विश्व शांति स्तूप इसलिए वहां बनाया गया है क्योंकि उसके नीचे गृध्यकुट पर्वत है और वहां वो नहीं बना सकते थे स्तूप, इसलिए उसके ऊपर बनाया है उन्होंने रत्नागिरी पे। लेकिन गृध्यकुट पर्वत जो है, वहां पे शून्यता की फिलॉसफी जो है, नागार्जुन कहते हैं कि बोधिसत्व अवलोकितेश्वर ने शारिपुत्रा को दी। वही शारिपुत्रा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आपको आपको इससे पता चलेगा कि शारिपुत्रा कितने इंपॉर्टेंट फिगर हैं पूरे एवोल्यूशन में, बुद्धिज्म के और नालंदा विश्वविद्यालय के, और बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो शून्यता की फिलॉसफी है। तो और शून्यता की फिलॉसफी है क्या? जो शून्यता की फिलॉसफी है, वो इनसे उसका सार यही है, रूपम शून्यता शून्यतैव रूपम। रूप ही शून्यता है और शून्यता ही रूप है। ये इन शब्दों से जो है, ये बात जो है बोधिसत्व जो अवलोकितेश्वर है, वो शारिपुत्र को बताते हैं। नाउ जो हार्ट सूत्र है, इसको जो है हृदय सूत्र भी कहा जाता है। वो दुनिया के सारे बुद्धिस्ट जो है, कोई भी बुद्धिस्ट हो, उनको हृदय सूत्र के बारे में मालूम होता है। और वो आपको शायद नहीं मालूम होगा हृदय सूत्र, लेकिन सारे बुद्धिस्ट जो है हृदय सूत्र को जानते हैं। और हृदय सूत्र जो है, प्रज्ञा पारमिता जो सूत्र है, उसका हिस्सा है। तो उसमें आप लोग राजगीर में हैं, तो अगर ज़रूर कोशिश करें कि आप गृध्यकुट पर्वत जाएँ। वो अब वही एक स्थल बचा है जो कि पूर्ण रूप से बुद्ध से रिलेटेड है, और वो अभी भी है यहाँ मौजूद। और वहाँ ये कहा गया है, जो एक और सूत्र में कहा गया है कि बुद्ध हमेशा जो है गृध्यकुट पर्वत पे विराजमान होते हैं। तो इनके अलावा जो मतलब कि एक और लोकल जो जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनका नाम है महाकश्यप। महाकश्यप के बारे में आप किसी को जानकारी है? बताएं। तो महाकश्यप भी यहीं से लोकल ही है। उनका जो ओरिजिनल नाम था वो पिप्पली था। और अभी आप यहाँ से जो पहाड़ आपको दिख रहा है, उसी पहाड़ पे जो है पिप्पली केव्स है। और जो महाकश्यप थे, वो उनको उनको श्रेय जाता है दुनिया का पहला बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करने का। यहीं सप्तपर्ण केव के बाहर एक प्लेटफॉर्म पे। तो वो पहला जो महाकश्यप थे, वो बुद्ध के बड़े ही प्रिय शिष्य थे। और उनमें आनंद का नाम आपने सुना होगा। आनंद भी बुद्ध के शिष्य थे। और महाकश्यप और जो आनंद थे, वो एक दूसरे से हमेशा उनका जो है थोड़ा द्वंद्व चलता रहता था। और जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल यहीं इसी जगह राजगीर में हुआ, अ, जब बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, तो केव्स जो यहाँ पे सप्तपर्णी केव है, आप लोगों को मौका मिले तो जरूर जाएं वहां पे, वो अभी भी मौजूद है। तो वो उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल रोल है बुद्धिज्म को रिलीजन बनाने में। क्योंकि पहली बार जो है उन्होंने बुद्ध के जो वचन थे, बुद्धिज्म की जो जितनी अभिधर्मा जो फिलॉसफी थी, उस सब का कंपाइलेशन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद किया गया। तो वो है। लेकिन उसके अलावा जो नालंदा के बहुत सारे जो महान शिक्षक रहे, जिन्होंने नालंदा को नालंदा बनाया, उनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। वो भी सब नालंदा में ही रहते थे। तो उनमें से जो है, आपने अगर नाम सुना हो धर्मकीर्ति का, धर्मकीर्ति के बारे में हमें नालंदा में जो है किसी ने कभी नहीं बताया। I learned about Dharmakirti from Octavio Paz, from his book In Light of India, where he quotes Dharmakirti, जो है he quotes कि क्यों जो बुद्धिस्ट मंक्स हैं, they are also the best erotic poets,
and how Dharmakirti uses the principle of eroticism to prove the Buddhist philosophy, the words of Buddha. तो उनका एक poem है, so we can go on, but नो I नो think मैं इसी आइडिया और इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगी आपके साथ, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि क्योंकि आपने भी काफ़ी रिसर्च किया है बुद्धिज्म पे, इस रीजन पे। शशांक और जो अभय जो अभी थोड़ा मिस करके बोलना, जो मैं आपसे पूछूंगी, विच इज़ अबाउट इंटरनेशनल स्कॉलर्स ऑल्सो, क्योंकि जैसे ये भी बोल रहे हैं कि काफ़ी हमें जानकारी मिलती है नालंदा राजगीर के बारे में। इंडिया से विदेशी लोग जो भी आए उन्होंने लिखा इनके बारे में, उनसे भी हमें मिलती है, चाहे वो ह्वान सांग है और अदर scholars and students who came here to learn from the great teachers of Nalanda University। तो आप उनके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि ये जो travelers आए, तो what did they gain and how did they spread the word of Buddhism outside India? थैंक यू। आई थिंक जो बात कर रहे थे वही वही डिस्कशन को मैं राष्ट्रीय संदर्भ में ले जाता हूँ। उसके पहले एक एक बात जो मैं आपको बताता चलूँ, जो कि पहले जब मैं बता रहा था इसके बारे में, कि जब भी हम किसी भी इमारतों के अवशेष के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, आर्किटेक्चर देख के वहीं रुक जाते हैं। लेकिन ये जो इमारत होते हैं बड़े जीवंत होते हैं, आसपास के जगहों के साथ उनका एक संबंध होता है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि सराउंडिंग्स की बात कर रहे थे, हम राजगीर की बात की, हम आसपास के गाँव की बात कर रहे थे, आसपास के मोनेस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा पहलू है जो अंतर्राष्ट्रीय पहलू है, कि नालंदा आप सोचते हैं कि यहाँ पे ही नहीं था, इसकी पहुंच बहुत ज्यादा थी। जनरली जब हम बात करते हैं बुद्ध में, तो जो बौद्ध भिक्षु जो थे वो बहुत गतिशील थे, बहुत मोबाइल थे, वो चलते रहते थे इधर उधर करके, और कई लोगों ने जाके अलग अलग देशों में जाके किया। और ये जो काम है जो घूमने का ज्यादातर बाहर जाने का, वो गुप्त काल में, उसके पहले भी शुरू हो चुका था, लेकिन गुप्त काल के बाद में बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से होता है। 6th सेंचुरी के बाद में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से होता है। और दो बड़े इंपॉर्टेंट सेंटर्स बनते हैं, एक चाइना और एक तिब्बत। इसके पहले के काल में आपने श्रीलंका के बारे में सुना होगा, श्रीलंकन मॉन्क्स है, अशोक ने भेजा था श्रीलंका में अपने बेटे को, एक वो भी मिशन भी भेजा था। लेकिन इस समय दो हो जाते हैं, और खास करके दो पार्ट्स हैं इसमें। एक गुप्त काल से लेके पाल काल तक, जो आप मतलब आप मोटे तौर पर मान के चलिए 6ठी-7वीं शताब्दी तक गुप्त काल का हो गया, और 8वीं से 12वीं शताब्दी पाल काल, पाल वंश का काल जो हो गया नालंदा के समय। गुप्त काल के समय में एक महायाना का एक फेज आ रहा है, और पाल के समय में एक वज्रयाना का फेज नालंदा में आ रहा है। और तो गुप्त काल से जो बातें शुरू हुई, और चाइना और तिब्बत जैसे कि मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट हो गए। चाइना के बारे में हमने हुएनसांग या ज़ुएनज़ांग जिसको हम बोलते हैं, या वाइजिंग के बारे में हमने सुना था। लेकिन ये कहा जाता है कि हुएनसांग ने एक प्रभाकर मित्र नाम के एक नालंदा के स्कॉलर से नालंदा के बारे में सुना, जो कि चीन में गए थे। और 8वीं शताब्दी में नालंदा से संबंधित एक सुभाकर सिंह है, जिनको कहा जाता है कि चाइना में जो तंत्रवाद है, जो तांत्रिक बुद्धिज्म का इंट्रोड्यूस करने का श्रेय उनको जाता है। उनके दो शिष्य भी थे, अमोघ वर्ष और वज्र बुद्धि, जो उनके साथ जुड़े हुए थे। और चाइना जो है एक कॉन्डुइट बन जाता है बुद्धिज्म के विस्तार का, या बौद्ध धर्म के विस्तार का, वहां से कोरिया, जापान, ऐसे करके। कोरिया में भी जो आप जानते हैं आजकल वो कोरियन एम्बेसी के साथ में बहुत डायलॉग्स हो रहे, तो हेचो करके बड़े प्रमुख बौद्ध भिक्षु हैं। तो वो जब आए थे तो उनके जो गुरु जो थे वो सुभाकर सिंह, जिन्होंने चाइना में इंट्रोड्यूस किया था, उनके एक शिष्य थे वज्र बुद्धि, जिन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था। और वो जब नालंदा आए थे तो नालंदा के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट कहा जाता था कि श्री विजया मतलब सुमात्रा, जो दक्षिण पूर्व जो एशिया के बारे में हम बात करते हैं, तो वहां पर संस्कृत सीखते थे ये लोग। वाइजिंग जो है अपने यात्रा वृतांत में बताते हैं कि वहां पर संस्कृत सीख के वो नालंदा में आते थे, और नालंदा से जाके वहीं रुक के अपनी यादों को ताजा करते थे, और फिर वहां से करके जाते थे। और इसी तरीके से तो चाइना का वर्चस्व है करीब करीब चला 8वीं शताब्दी तक, और 8वीं शताब्दी के बाद से तिब्बत हो जाता है। और चाइना के बाद जो तिब्बत का होता है, तो तिब्बत के बारे में हम पहले जानते हैं कि तिब्बत का जो प्रभाव था वो हिमालय, जैसे ताबो मोनेस्ट्री वगैरह हिमालयन क्षेत्र में बहुत ज्यादा था। और 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में संत रक्षिता नाम के एक संत को तिब्बत के महाराज ने बुलाया था वहां पर धर्म के प्रचार करने के लिए।
और फिर 11वीं शताब्दी में दीपांकरा या जिसको हम आतिश के नाम से जानते हैं, उन्होंने वहाँ पर तिब्बतन बुद्धिज़्म की नींव रखी थी करने की। लेकिन तिब्बत के समय में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि तिब्बत के बहुत सारे गुरु जो थे, वो इन सब महाविहारों में, जो महाविहार के जो कॉन्सेप्ट है गुप्त और पाल काल में आता है, जैसे यहाँ हो गया एक उदांत महाविहार हो गया, एक विक्रमशिला हो गया, एक सोमपुरा जो अब विक्रमशिला भागलपुर में, सोमपुरा जो कि पहाड़पुर बांग्लादेश में है, और जगदाला जो बंगाल में है। तो ये जो महाविहार जिसमें नालंदा की एक श्रेणी है, उसमें तिब्बतियों का बहुत आना जाना था और बहुत सारे तिब्बती गुरु यहाँ पर पढ़ाते थे, इन सबको बहुत सारा पढ़ाते थे। और आपको बड़ी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारा ये जो महाविहारों के बारे में जो सबसे बड़े स्रोत या सबसे ज्यादा जानकारी तिब्बती स्रोतों से ही हमें मिलती है करने के लिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब नालंदा का डिक्लाइन हो रहा है, नालंदा का जब हम बात कर रहे हैं 12वीं 13वीं शताब्दी में, तो बहुत सारे मॉन्क या बौद्ध भिक्षु यहाँ से पलायन करके तिब्बत में जाके अपने साथ बहुत सारे स्क्रिप्चर्स और सूत्र ले जाते हैं, और तिब्बत एक बहुत बड़ा सेंटर बनता है ट्रांसलेशन के लिए और प्रिजर्वेशन के लिए। तो बहुत बड़ा सेंटर बन ये जाता है। अपने ने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। अभी तक तो हमने जाना कि हमारे आसपास राजगीर में, नालंदा में क्या इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जो आप सबको जानने चाहिए। यहाँ से जुड़े इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज, contributors, students, teachers, and travelers, and a bit also about the monuments and geography. To take this conversation forward, and what you also talk about in your book, Abhay, are the ideas that Nalanda brought forward to the world and how it changed the world. So it was not only a center for religion, Buddhism, or philosophy, but there was a lot of work being done in astronomy, mathematics, medicine, and so on. तो इसके बारे में हमें और हमारे सारे ऑडियंस को बताइए कि ये जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहाँ 10,000 स्टूडेंट्स थे और 1,000 टीचर्स थे, उसका सबसे महत्वपूर्ण आइडियाज और कंट्रीब्यूशन क्या था वर्ल्ड? तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि जो पूरे दुनिया में आज जो सबसे बड़ा, सबसे यूनिवर्सल लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा जो भाषा यूज़ की जाती है, वो क्या है? स्टूडेंट्स बताइए। हाँ? नो, नहीं, नहीं, नहीं। वो जो भाषा है, वो है नंबर्स की भाषा। लैंग्वेज जो है, द यूनिवर्सल लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज ऑफ द नंबर्स, जो 1 to 10 यूज़ करते हैं, है ना? तो ये नंबर्स जो हैं, तो 1 से जो 9 तक जो नंबर्स हैं, उसका ओरिजिन यहीं इसी जगह में होता है, 1 से 9 तक 3rd सेंचुरी बीसी में। तो अशोक के समय में जो अर्लीस्ट एविडेंस है 1 to 9 के यूज का इज इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ अशोका, तो मौर्यन जो पीरियड है उसमें 1 to 9 का यूज होता है 3rd सेंचुरी बीसी में। लेकिन जो 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 10वां नंबर है वो है 0, 0। उसकी उत्पत्ति जो है वो उसकी उत्पत्ति कब होती है और कैसे होती है? हाँ, तो आर्यभट्ट जो है वो तो नालंदा एक ऐसी जगह है जहां पर स्टूडेंट्स जो है वो जॉब्स के लिए नहीं जाते हैं, दे एंटर द यूनिवर्सिटी टू सीक नॉलेज। और नालंदा में जो भी स्टूडेंट जाता है वो हर सब्जेक्ट पढ़ता है, जो भी सब्जेक्ट शशांक जी ने बताया सभी पढ़ते हैं। तो इन नालंदा द डोमिनेंट फिलोसफी इन 5th सेंचुरी एडी इज शून्यता, जो नागार्जुन की जो फिलोसफी है। And at the same time, you have a great mathematician like Aryabhatta. So the philosophy of Shunyata informs the mathematics of Shunya. And Aryabhatta जो है वो he becomes the first, वो पहले mathematicians होते हैं recorded in his works, जो कि जीरो को he uses it as a placeholder, वो प्लेस होल्डर की तरह यूज करते हैं। वो जीरो जो सिंबल है वो अभी तक नहीं आया है, आर्यभट्ट भी वो उसको सिंबल की तरह यूज नहीं करते। लेकिन आर्यभट्ट का जो वर्क है, मतलब हिज वर्क इंस्पायर्स अनदर ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन 100 साल बाद, और उनका नाम है ब्रह्मगुप्त।
और ब्रह्मगुप्त जो है वो माउंट आबू में रहते हैं, राजस्थान में। एंड ब्रह्मगुप्त यूजेस जीरो एज ए नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक एनी अदर नंबर, मतलब 1 से 9 की तरह वो जीरो बिकम्स ए नंबर। और वो एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है सिंध, जिसको हम सिंध हिंद के नाम से जानते हैं अरेबिक में, बट ओरिजिनली इट्स नोन एज ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। और ये जो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है, उसमें ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, उसमें ना सिर्फ वो जीरो को नंबर की तरह यूज करते हैं, उसमें ये भी बताते हैं कि हाउ जीरो विल इंटरैक्ट विद अदर नंबर। तो आप आज जो कैलकुलेशंस करते हैं, 1 गुना 0 कितना होता है? 1 क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रह्मगुप्त ने ऐसा डिसाइड किया, क्योंकि ब्रह्मगुप्त ने ये रूल्स बनाए कि कैसे 1 और 0, 2 और 0, 0 का इंटरेक्शन अन्य नंबर के साथ कैसे होगा, अपनी किताब में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। और ये जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है वो इतनी पॉपुलर और फेमस हो जाती है कि 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में जो है, जब जो सिंध के राजा हैं वो बगदाद में जो वहां के खलीफा हैं, कैलिफ, उनको गिफ्ट भेज रहे हैं, तो वो उसमें जो सबसे प्रेशियस गिफ्ट है वो सोना हीरा नहीं है, बल्कि ब्रह्मस्फुट सिद्धांत किताब है। और उसके साथ 5 पंडित जो है वहां से, उज्जैन से, उस किताब के साथ जाते हैं बगदाद। और बगदाद में जो है इसकी किताब का, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की किताब का अनुवाद होता है अरेबिक में। वहां पे एक जगह है, उसका नाम है बेत अल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम। तो वहां पे इस किताब को अरेबिक में अनुवाद किया जाता है, और वहां पे इस किताब का जो नाम होता है वो हो जाता है सिंध हिंद के नाम से जाना जाता है। और जो है, जो अनुवादक हैं वो कहते हैं कि हमने आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से हमने बनाया है अलजबरा। जिसको आप अलजबरा जानते हैं वो है अलजब्र। अलजब्र मीन्स होता है कैलकुलेशन, जोड़ना, मतलब हिसाब। तो अलजबरा उससे आता है। साइन, जो ज्यामिति है, जो आर्यभट्ट की ज्यामिति है, उससे साइन फंक्शंस आते हैं। और एक सेंट्रल एशियन एक जो मैथमेटिशियन है उनका नाम है अल ख्वारिज़मी। वो आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के का पुनः अनुवाद करते हैं दूसरी बार। और जो अनुवाद होता है उसमें जो, जिसको आप आज एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं, जिससे एआई चलती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एल्गोरिदम जो है वो अल ख्वारिज़मी के नाम पे है। और अल ख्वारिज़मी जो है कहते हैं कि ये जो मेरा जो भी प्रिंसिपल है, जो भी मैंने किया है, वो सिर्फ अनुवाद है आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के कामों। तो इस तरह से जो नालंदा है, आर्यभट्ट जो है नालंदा में जो है, नालंदा के शिक्षक हैं, उनका जन्म जो है वो कुसुमपुर में रहते हैं। पाटलिपुत्रा जो है कुसुमपुर का पुराना, कुसुमपुर का ही नाम, पाटलिपुत्रा का ही नाम है। तो नालंदा में पढ़ाते हैं। नालंदा के मास्टर्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स हैं। तो इस तरह से नालंदा जो है दुनिया का जो आज जो एआई आपका है, आज जो शून्य है, आज जो जितना जो कंप्यूटर कर रहे हैं, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज यूज करता है? क्या है? बाइनरी। तो जीरो के बिना पॉसिबल होता क्या? 0 1 0 1 0 1, एवरीथिंग इज 0 1। 0 1 इज कॉल्ड, क्या नाम है उसका? बिट, बिट कहते हैं। सो एवरीथिंग इज कोडेड इन द बिट। सो विदाउट नालंदा, तो आप चुके नालंदा, ये नालंदा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? इट इज द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। तो जो, जैसा शशांक जी ने कहा ना, यूनिवर्सिटी क्या है? विश्वविद्यालय है। यूनिवर्सिटी का जो की वर्ड है वो क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। Nalanda, for the first time, it makes sure that anybody who comes to the gates of Nalanda, anybody, does not have to be a prince, as in the Gurukul. If
द पर्सन इज नॉलेजेबल, अगर आप में मेरिट है तो नालंदा विल एक्सेप्ट यू. So that's where the idea of university begins. But not just the idea, universal. जो नालंदा के टीचर्स हैं, आप देखिए नागार्जुन. नागार्जुन कहां से हैं? साउथ इंडिया से. उनके जो चीफ डिसाइपल हैं आर्यदेव इज फ्रॉम श्रीलंका. तो नालंदा का जो लीनियज आ रहा है नागार्जुन से, आई हैव रिटन अबाउट 26 नालंदा के जो है ग्रेट मास्टर्स के बारे में लिखा है. उसमें आपने जो नाम कहे वो भी हैं, और उसमें जो है एक लीनियज आ रहा है, और सारे वो यूनिवर्सल हैं. मतलब कि कोई एक जगह से नहीं है. इट्स नॉट कि हमारा मगध के लोकल ही टीचर होने चाहिए नालंदा में, उनका रिजर्वेशन होगा. ऐसी बात नहीं थी नालंदा में. नालंदा वाज ओपन. फॉर द फर्स्ट टाइम इट मेड श्योर दैट एनीबडी फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज एक्सेप्टेड. तो जो स्वेन सांग थे, जिनके बारे में शशांक जी ने भी बताया, 7वीं शताब्दी में नालंदा आते हैं. और वो कहां से आ रहे हैं? वो चीन की राजधानी उस समय है शांगान, वहां से आ रहे हैं. उस समय पे जब टांग एम्परर ने किसी भी चाइनीज को बाहर जाने से मनाही की हुई है, तो ही टेक्स पर्सनल रिस्क at the cost of his life almost, to leave the Tang Empire, and travels for almost 14 years to and fro to come to Nalanda. और क्यों? क्योंकि he wants to copy just one sutra called Yogacara Bhumi Sutra. But the contribution I'm telling you, today there is an Oxford and Harvard and Cambridge thanks to Nalanda. क्यों? क्योंकि it's not just the idea of the university, but the architectural plan of the university. यूनिवर्सिटी का क्या आर्किटेक्चर होगा, इट ओरिजिनेट्स इन नालंदा. तो अब जब आप नालंदा के खंडहर जाएंगे, जस्ट 1 more minute, I'll take, तो आप देखेंगे कि जो जितने विहार हैं, ऑल द विहाराज हैव ए कोर्टयार्ड प्लान. एक उसमें जो है आंगन है बीच में, और चारों तरफ मंक्स के रहने की जगह है. तो यही जो आर्किटेक्चरल प्लान है, आप ऑक्सफर्ड, आप तो यूके में रहती हैं, तो you can go to Oxford and see the quads and courts of Oxford and Cambridge, and how this architectural plan travels from Nalanda to Central Asia. मैं समरकंद में था कुछ समय पहले, उज्बेकिस्तान में 1 महीने पहले, और वहां पे जो उलुग बेग का जो मदरसा है, उलुग बेग्स मदरसा, before entering I was sure that it will be a copy of Nalanda's, because all madarsas are nothing but Buddhist monasteries. और जो बिहार है, how the Bihar have given rise to the colleges, and Mahavihar have given rise to the universities. ये तो architectural plan जो है. So this is the second greatest contribution of Nalanda. Today we have universities all across the world thanks to Nalanda. थैंक यू अभय. हमारे पास समय कम है और आपके साथ शेयर करने के लिए काफ़ी कुछ है. मुझे काफ़ी इशारा आ रहा है नीचे से, बट बिफोर वी एंड मैं शशांक और अभय दोनों से सेम सवाल करना चाहती हूँ कि जो एक इतनी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी थी, इतनी इट ब्रॉट so many people from across the world together, contributed to the world greatly in so many different fields, from mathematics to medicine, philosophy and so on. How did it come to the ruins that we see today? जो उसका decline हुआ 12th और 13th century में, which somewhat runs parallel with the decline of Buddhism in India. How did that happen? ये मेरा आप लोग दोनों के लिए मेरा अंतिम सवाल है, और उसके बाद अगर हमें इजाजत मिलेगी तो हम आप लोगों से कुछ प्रश्न भी लेंगे. उसके पहले मैं थोड़ा सा 2 कहानियां बता दूं, क्योंकि नालंदा के बारे में हम बात कर रहे हैं और अभय ने चूंकि आर्किटेक्चर पे किया और कोर्टयार्ड पे किया. 2 कहानियां जो कि आर्किटेक्चर, नालंदा का आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन में आता है. कभी भी आप जब जाएंगे कोई भी मोनास्ट्री में, कोई विहार पे, यहाँ पे, तो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी. नालंदा के समय में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है आर्किटेक्चर में, जिसको हम कहते हैं गंध कुटी. वो क्या होता है कि जब आप ऐसे करके कोई विहार एंटर करते हैं, तो आप नालंदा में पश्चिम दिशा से एंटर कर रहे हैं, और पूर्व में
चारों तरफ वो मॉन्क्स के रहने का हो रहा है। पूर्व में देखेंगे कि बीच की दीवार के बीच में एक वो बनाया गया है, रूम बनाया गया है, जिसको परफ्यूम चैम्बर या गंध कुटी कहते थे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले से ही शुरू हो गया था, श्रावस्ती में से शुरू हो गया था, या कल्याण भद्र जो है बनारस में, वहां से शुरू हो गया था। लेकिन इस रूम को कहा जाता था रूम ऑक्यूपाइड बाय बुद्धा। लेकिन जब आप नालंदा के समय आते हैं, तो नालंदा, अजंता, बाग, कन्हेरी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चरल इनोवेशन हो रहा है, जो कि उस रूम को कहा जाता है बुद्धास चैम्बर, ये बुद्ध का कमरा है। तो 5वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी के आसपास तक ये माना जाता था कि बुद्ध मॉन्क्स के साथ में या भिक्षुओं के साथ में रहते हैं, और उसको गंध कुटी विहार कहते थे। तो जो भी दान जो दिए जाते थे, ऐसे कई अभिलेख हमें मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि वो दान सीधे बुद्ध को दिए जा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक देवपाल के समय में स्वर्णद्वीप का एक राजा है बालापुत्र, वो 5 गांव देता है एक मोनास्ट्री बना के किसको रखने के लिए। तो जो भाषा है अभिलेख की, वो इस तरह से लिखी गई कि वो सीधे बुद्ध को दे रहे हैं। और इन गंध कुटियों को देखने के लिए अलग से मॉन्क्स होते थे, जिनको गंध कुटी वारिका कहते थे। और ये जो है एक दूसरे मोनेस्ट्रीज के साथ में अपना अलग ट्रांजैक्शन करते थे। वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी रखते थे अपने साथ में, चल संपत्ति रखते थे, और एक दूसरे के साथ में गंध कुटी विहार के जो ऑफिसर्स थे, जो मॉन्क्स थे इनके चार्ज में, वो एक दूसरे से बातचीत भी करते थे। तो एक बड़ा आर्किटेक्चरल इनोवेशन नालंदा के समय से आता है, जो आता है। और दूसरी बात, एक छोटी सी कहानी, कि बिहार म्यूजियम के बारे में हम बात करते हैं, तो ये म्यूजियम की कहानी एक बड़े छोटी सी कहानी से शुरू होती है। एक एम ब्रॉडले करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है बिहार शरीफ के क्षेत्र में। वो साहब क्या करते हैं, यहाँ से जहाँ जगह जगह जाके वो आकृतियां इकट्ठा करते हैं, जितने भी हैंडी में वो इमेजेस है स्कल्पचर्स से करने के लिए। अंग्रेज जब यहाँ आए थे, तो उनका प्राइमरी पर्पस ये था कि उनको ये सिद्ध करना था, और खासकर कनिंघम के बाद से, कि एक ऐतिहासिक बुद्ध थे। वो बोलते थे कि नहीं, मिथ्य पे मैं नहीं जा रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बुद्ध जो थे एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, इसलिए उनका कंटिन्यूस। तो वो सारी ऐसी चीजें जो कि बुद्ध से जुड़ी हुई थी, तो एक यूनिवर्सिटी नालंदा का इम्पोर्टेंट था कि यूनिवर्सिटी के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो वो लोग उस बुद्धिज्म से रिलेटेड सारी चीजें कर रहे थे। तो जो एम ब्रॉडले साहब ने क्या किया, बोध गया, राजगीर, नालंदा के आसपास से जितनी कलाकृतियां लाके अपने घर के में एक छोटे से जगह पे शुरू कर रहे थे। और वहां से 1891 में जब कलकत्ता म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम जिसको हम जानते हैं, वहां पे भेजा गया उनको, और वहां पर कहा गया कि नालंदा से आई हुई, लेकिन प्रोवेनियंस जो होते हैं ना, उनको कहते हैं बिहार, द प्रोवेनियंस ऑफ बिहार। और जब 1917 में बिहार का म्यूजियम बना, तो इसलिए वो बिहार जो कलेक्शन है, वो बिहार म्यूजियम में चला गया करके, तो वो कलेक्शन करके चला गया। और रही बात एक जो आखिरी सवाल की करने के लिए, तो अभय मेरे ख्याल से विघटन के बारे में बात करेंगे। मैं एक छोटा सा संबंध, एक छोटा सा एक कहानी सुनाऊंगा आपको, जो कि नालंदा के आसपास है। हम हमेशा से ये मानते हैं कि, और हमारे लिए, जैसे अभय शुरू कर रहे थे बातचीत करने के लिए, कि नालंदा का मतलब 2 ही 3 चीजें हम जानते थे। एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था, और एक जिसको बख्तियार खिलजी ने खत्म कर दिया, है ना। लेकिन उसके बाद एक पूरे स्पेस का रिकॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। अभय जो है, मैं वतन के बारे में अगर बात करेंगे, तो मैं उस पूरा जो सेक्रेड स्पेस है यहाँ का, वो बदल रहा है। और ये बदलाव जो है 7वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था, जबकि वज्रयान आ रहा था। और इसमें 2 शक्तियां, जो ऐसे सेक्ट थे, एक शैवा सेक्ट, जिसमें शिव और उनके जो पार्वती, गणेश, कार्तिकेय वगैरह आ जाते हैं, और एक दैवी सेक्ट या शक्ति सेक्ट, जिसमें पार्वती हो गई, जिसमें दुर्गा हो गई, महिषासुरमर्दिनी हो गई, या सरस्वती हो गई, लक्ष्मी हो गई, ऐसे सब। तो ये दोनों का समावेश हो रहा है वहां पे साथ। और 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक, जब भी आप बात करते हैं कि ये जो बड़े-बड़े बुद्ध की मूर्तियां जो बहुत जगह पाई गई थी, उनको जॉइंट रूप से हिंदू और बुद्ध दोनों, बौद्ध धर्म के लोग दोनों पूजा करते थे गार्डियन ड्यूटीज के रूप में। और बुद्ध का, मैंने, आप लोग जो जानते हैं कि पुराणों में बुद्ध को एक 9वें अवतार के रूप में, विष्णु के 9वें अवतार के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन 2 और जो चीजें हैं, एक रुक्मिणी हरण स्थान, जहाँ पर जगदीशपुर के जो बुद्ध लाए गए थे और वहां स्थापित किए गए, उनको कृष्ण का मानते थे, कृष्ण का रूप मानते थे, और बोधिसत्व को रुक्मिणी मानते थे। और यहीं पर बगल में, नालंदा यूनिवर्सिटी के बगल में आप जब जाएंगे, वहां पर नालंदा के खंडरों के बगल में, तो
तेलीय भंडार जो भैरव मंदिर जो है, वो बुद्ध जो है तिल्हारा से लाए गए थे, उनको भैरव का अवतार माना जाता है। और अगर आप सूरजपुर जाएँगे तो देखेंगे एक ही मंदिर में बुध और सूर्य दोनों के हैं। तो वो एक पूरा स्पेस का रिकॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, जिसके बारे में हमें बातें नहीं करते, तो हम उसके बारे में करते हैं। मैं पास ऑन नहीं, जैसे मैं पहले भी कह रही थी, समय हमारे पास कम है, पर हमारे पास ये जो 2 स्कॉलर्स हैं, इनका इतना रिसर्च है और उनके पास इतनी कहानियाँ और नॉलेज है कि इस सेशन के बाद भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हियर, सो यू कैन इंटरैक्ट विद बोथ दीज़ एमिनेंट स्कॉलर्स एंड राइटर्स। और इनकी किताब है कार्तिक द बुद्धा और अभय की नालंदा है, जो ये और इसके बारे में आपसे बात कर सकते हैं। मैं एंड तो करना चाहती हूँ, मैं उसी से करूँगी कि डिक्लाइन कैसे हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी का, एंड इफ यू कैन ब्रीफली आंसर दैट अबे फॉर ऑल ऑफ अस। Well, so as Shashank already added that Buddhism, Tantric, it became Tantric Buddhism. Nalanda was not really a monolithic institution. It was evolving. नालंदा का भी जो है उद्भव हो रहा था और जो महायान था वो वज्रयान में बदल गया और वज्रयान जो है वो उसके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। आज आप योगा जो कर रहे हैं ना, हठा योगा, इट कम्स फ्रॉम एक्चुअली द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ हठा योगा कम्स फ्रॉम नालंदा, फ्रॉम द सिद्धार्थ ऑफ नालंदा। और सिद्धार्थ ऑफ नालंदा ही जो है वो कड़ी हैं शैविज्म, मतलब कि जो बाबा, आपने गोरक्षा मूवमेंट का नाम सुना होगा, और बाबा गोरखनाथ जो हैं, उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ जो है, नेपाल में वो अवलोकितेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं, जबकि भारत में वो शिव के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। तो एक तरह से उसका विलय हो गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो जो शशांक जी ने नहीं बताई, देयर इज ए confirmed evidence of the invasion of Turks. Bakhtiar personally might not have gone to Nalanda or may have gone. There is a historical gap there. But there is a clear evidence of Bakhtiar Khalji going to Udantapuri, which is written in the records of Minhaj ul Siraz, in his book Tabqat-e-Nasiri. And there's a very gory picture कि how he enters, मतलब कि कैसे वो उदंतपुरी में 200 घोड़ों के साथ जो है मतलब कि ऐसे मतलब जा रहे हैं इस तरह से कि कुछ नहीं होने वाला है, एंड एकाएक जो है हमला, ही अटैक्स द मोनेस्ट्री along with 200 people, और जो है जितने भी monks हैं वहां, they are all killed, और there is nobody left to read the क्या है किताब, वहां पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। So this is a clear evidence which comes from a Delhi based historian called Minhaj Siraj. और नालंदा जो है, there is a clear evidence of Turks going to Nalanda, which is recounted by धर्म स्वामी। जो धर्म स्वामी है वो तिब्बत के मंक हैं, वो 1236 में नालंदा आते हैं और देखते हैं कि 14 जो महाविहार हैं उसमें से सिर्फ 2 ही फंक्शनल है, और एक 90 साल के टीचर हैं, मतलब गुरु हैं, राहुल श्री भद्रा, एंड ही इज द ओनली टीचर लेफ्ट, एंड वो सिर्फ उनके करीब 60 स्टूडेंट्स हैं, बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स हैं, एंड देयर इज वन ब्राह्मण स्टूडेंट। और जो बिहार शरीफ है, मतलब उदंतपुरी जो है, इट हैज बिकम द मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ द टर्क्स, एंड टर्क्स आर रेडिंग नालंदा कंटिन्यूअसली, मतलब वन आफ्टर अनदर। और एक बार तो ऐसा होता है कि धर्मस्वामी जो है खुद ही जो है राहुल श्री भद्रा को अपने कंधे पे बिठाते हैं और वो छुपते हैं जाकर के ज्ञाननाथ के मंदिर में। ज्ञाननाथ वही हैं जिनके नाम पे आज जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में, पुरी में। तो ज्ञाननाथ का जो टेम्पल है वो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है नालंदा का, वहां वो लोग छुपते हैं। तो ये देयर इज अ क्लियर एविडेंस ऑफ टर्क्स कमिंग टू नालंदा एंड डिस्ट्रॉइंग इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दो बख्तियार खलजी इज गोइंग देयर इज नॉट क्लियर। लेकिन जो तीसरा जो कारण जो नहीं बता अभी डिस्कस हुआ, वो है द डिक्लाइनिंग रॉयल पैटर्नेज। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। आज नालंदा यूनिवर्सिटी चल रही है क्योंकि एमईए इज फंडिंग इट। तो ये जो फंडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंडिंग जो है नालंदा की, जो हर्षवर्धन के समय में 200 गांव हुआ करते थे, उसके पहले गुप्ता एम्परर्स जो थे, जैसे कि सक्रादित्य, जो जिनको माना जाता है कुमार गुप्ता वन इज कंसिडर्ड टू बी गिव मेजर पेट्रन। तो गुप्ता डायनेस्टी पेट्रोनाइज्ड इट, हर्षवर्धन पेट्रोनाइज्ड इट, पालास पेट्रोनाइज्ड इट। लेकिन उसके बाद जो है वो उसके पेट्रोनेज में बहुत कमी आ जाती है। मतलब जो you have heard of the last Garhwal dynasty ruler, जो है आप सभी उनका नाम जानते हैं, लेकिन दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उनका नाम है जयचंद।
तो जयचंद जो है वो लास्ट रूलर हैं गढ़वाल डायनेस्टी के बिफोर ही इज किल्ड इन अ बैटल। तो गढ़वाल की डायनेस्टी के जो रूलर लास्ट रूलर हैं जयचंद, उनके टीचर बुद्धिस्ट हैं, बट मोस्ट ऑफ हिज डोनेशंस आर गोइंग टू द temples, Hindu temples. So this is also, these are the three factors leading to the decline of Nalanda. But Nalanda never died in a way. जब नालंदा का अंत जब हम मानते हैं तो 1435 में श्री नालंदा इज फाउंडेड इन तिब्बत। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो स्कॉलर्स हैं इसमें आई हैव गिवन डिटेल्स कि कौन टीचर कहाँ जा रहे हैं, मतलब कि हु आर द ग्रेट मास्टर ऑफ नालंदा एंड वेयर दे आर गोइंग। तो बहुत सारे जो मास्टर्स हैं नालंदा के, दे गो टू तिब्बत एंड श्री नालंदा इज फाउंडेड इन तिब्बत इन 1435 which still in fact continues, it's still a living institution. So there's And a lot. there's a lot. That And now you have the Nalanda University which has been revived, all of you up and the Nalanda Literature Festival, which has and brought Nalanda us Literature Festival. all of us here together. बिल्कुल I know बिल्कुल Pankaj यहाँ है, मुझे मैं दबाव बनाने के लिए मुझे यहाँ खड़ा हो killer जाता looks हूँ दे रहे हैं, but क्योंकि समय कम है। but अगर हम एक लेकिन दो नालंदा के लिए थोड़ा question- समय तो देना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं इसमें काफी कुछ इनको बोलने के लिए, हमें सबको समझने के लिए है। मेरे पास एक दो क्वेश्चंस के लिए वक्त है, तो अगर आप जल्दी से मगही में क्वेश्चन मगहिया में पूछो जरा। I am Vivek Chandan. I am from Bihar Sharif. My question is for Abhay sir. Sir, we have often heard His Holiness the Dalai Lama attributing his Buddhism in Tibet as the heir apparent to Nalanda school of Buddhism. And the monks came, they went back with all the teachings and all the materials and the teachings, wisdom of Nalanda school of Buddhism to Tibet, and the entire country became a Buddhist country following the Nalanda school of Buddhism. My question is whether that influence was in Nalanda University, outside Nalanda University, whether that influence also influenced the inhabitants of the local area, whether they had any influence in Buddhism for the local inhabitants. And we discussed about the fall of the Nalanda University, but what was the major reason that it could not, the Buddhism could not flourish in the local areas among the residents or the inhabitants of this entire region, Nalanda, Magadha? So Dalai Lama often says, His Holiness often says that Nalanda is the mother of Tibetan Buddhism, and so it is. It's so true, Not only Tibetan Buddhism, but in fact Tibetan script, is taken from Nalanda by a great visitor from Tibet. His name is Thonmi Sambhut. You can find him. He comes to Nalanda at the same time when Xuanzang is visiting Nalanda. और जब वो यहाँ आते हैं तो he carries with him the Gupta script, which is popular at that time, and that's the basis of the Tibetan script. He not only takes the script but also the grammar, the Sanskrit grammar. You should know that Nalanda was the center for Sanskrit. Everything in Nalanda was taught in Sanskrit, not in Pali, because teachers at Nalanda were from various places in the world and they could only have one link language. So Nagarjun was the first one. So Sanskrit jo hai becomes the, becomes Sanskrit grammar becomes, but what, Sashank ji has also mentioned, Shanta, the great masters of Nalanda go to Tibet. For example, beginning with Santa Rakshita and followed by, Guru Rinpoche, Padmasambhava, Atisha, Atisha is there. So Dalai Lama has a list of 17 Nalanda masters actually. And right now you will be surprised that he's offering a course. It's called the Great Nalanda Tradition. And it's free actually. You can, अगर किसी को भी आपको वो कोर्स करना है कि नालंदा में क्या होता था, फिलोसफी क्या थी, लॉजिक ऑफ नालंदा, आप वो कोर्स अभी ज्वाइन कर सकते हैं. So Nalanda is living. It did not die. आज पूरे दुनिया में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्राजील से लेकर ब्रसल्स तक, ओटावा से लेकर करके ऑस्ट्रेलिया तक, सिंगापुर से लेकर करके थाईलैंड, और तो बहुत जगहों में, in New York at Columbia University there is an institute named after Nalanda, Nalanda Institute for Contemplative Sciences, affiliated to Columbia University. So Nalanda in a way never died, it stayed. और जो लोकल विलेजेस के बारे में आपने पूछा,
So Nalanda had an integrated system of engaging the local villagers. So there is a village called Patharkatti. वहां से ना पत्थर जाता था नालंदा में. It used to supply पत्थर. There is a special village dedicated. जैसे Swensang, when he went back, he took 657 manuscripts. But who were the people who were copying those manuscripts? Swensang ने अकेले बैठ के थोड़ी किया था वो. So there were villages dedicated to these scribes. वो भी villages हैं वहां पे, you know. So all these are there. And all these areas, you know, I'm a vegetarian, you know, and my name is Abhay, you know. So you can understand that there's a clear Buddhist influence. अभय मुद्रा होती है ना, बुद्ध की अभय मुद्रा. तो और vegetarianism पता नहीं कहाँ से आता है. So obviously there is an impact, you know, you can see the impact. But after 12th century, as Shashank said, that Brahmanism became more popular, and the Bhakti poets actually played a great role in making it popular, and people slowly, you know, Buddhism was forgotten. But please read Dr. Ambedkar about the decline of Buddhism in India. No, thank you so much, and thank you to all of you for being such a wonderful audience. Thank you शशांक, अभय, और ये कॉन्वर्सेशन जारी रहेगा हमारे सेशन के बाद भी. आप इन लोगों को मिलिए और इनसे और भी काफी सवाल करिए. Thank you, Pankaj. Wonderful बौद्धिक सत्र. And the book is also there for signing. If you want Yes, to yes, get a yes. copy, you should read I- both the books, Casting the Buddha and Nalanda. And these are available online and some here too.